हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। टीचिंग को प्रभावित करने वाले काफ़ी सारे ऐसे कारक होते हैं। कौन कौन से वो कारक हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपका टीचर होता है, ठीक है, जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करता है। तो पहला संबंध हम टीचर से पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका लर्नर जो है वो भी आपके शिक्षण कार्य को अफेक्ट करता है। फिर आपका होता है तीसरा होता है कंटेंट, यानी कि आपकी विषय वस्तु, ये भी आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। चौथा होता है आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वातावरण। पांचवा होता है आपकी टीचिंग एड्स और सिक्स्थ होता है आपकी सोसाइटी, आपका सांस्कृतिक कारक। ये सारे कारक जो हैं वो आपकी शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। अब किस तरीके से प्रभावित करते हैं डिटेल में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ हमारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य प्लस पेपर 1 का कोर्स है हमारे पास में, जिसमें यूनिट वाइज पूरी क्लास है, पीडीएफ के नोट्स हैं, 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको। ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स है इंग्लिश मीडियम के अंदर, सारी यूनिट्स इसमें कवर करवाई जाएगी और पीवाईक्यू बेस्ड हमने ये नोट्स को तैयार करा है। साथ ही साथ अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए फाउंडेशन बैच है हमारे पास में। 1 to 10 यूनिट्स की पूरी क्लास रहेगी, क्लास के नोट्स रहेंगे, पीवाईक्यू क्लास रहेगी, रिविजन नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी। सारी चीज़ें आपको मिनिमम प्राइस में मिल रही है। अगर आप पेपर 1 का बैच परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, आपको पीवाईक्यू, आपको टेस्ट, आपको स्टडी मटीरियल, रिविजन सेशन, बाइलिंगुअल कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको इस पीवाईक्यू के आपको पेपर 1 के बैच में मिल जाएगी। अगर आप जेआरएफ का महापैक परचेज करना चाहते हो जिसमें 10 प्लस यूजीसी नेट के बैचेस जो हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। पेपर 1 का कोर्स रहेगा, हिंदी साहित्य का कोर्स रहेगा, टेस्ट बैच, नोट्स बैच, रिविजन बैच, प्रैक्टिस बैच और अन्य सभी अपकमिंग बैचेस आपको इस महापैक में देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स परचेज करना चाहते हो जिसमें 200 पेजेस के रिविजन नोट्स रहेंगे, 40 पेजेस के वन लाइनर्स रहेंगे और कंप्लीट फुल 1 to 10 यूनिट्स के नोट्स रहेंगे, तो आप काफ़ी कम प्राइस में ये नोट्स को परचेज कर सकते हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और काफ़ी सारे कोर्सेज है उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप हिंदी साहित्य का जेआरएफ और एपी का कोर्स ले सकते हो जिसमें यूजीसी नेट की क्लासेस मिलेंगी, एपी की क्लास मिलेगी, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्लास मिलेगी और नोट्स और टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। यानी कि आपको कम से कम प्राइस के अंदर, सिर्फ आपको 499 के अंदर, इतने प्राइस में टेस्ट सीरीज भी नहीं आती है यूजीसी नेट की। इतने प्राइस में हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, हम आपको यूजीसी नेट दोनों की क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस वगैरह कवर करवा के देंगे। अगर आप पीवाईक्यू बैच परचेज करना चाहते हो पेपर फर्स्ट का जिसमें 5 साल के पीवाईक्यू, नोट्स, टेस्ट सीरीज रहेंगी, तो ये आप परचेज कर सकते हो। इसका भी काफ़ी कम प्राइस रखा गया है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स प्लस पेपर 1 का बैच भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हो, ईएमआरएस का कोर्स है हमारे पास में, यूजीसी नेट का कोर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है हमारे पास में, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी कोर्स में अगर अपना एनरोलमेंट लेना चाहते हो, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, सारी चीज़ें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है 9450403952, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे हमको कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। हमारी टीम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ठीक है। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। इसका परिचय समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो शिक्षण केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि ये शिक्षक, शिक्षार्थी और परिवेश के बीच एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। शिक्षण कार्य एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जो कि टीचर के बीच में, लर्नर के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में होता है। टीचर और लर्नर तो पता है कि टीचर पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा, तो इन दोनों के बीच में सक्रिय प्रक्रिया होगी, इंटरैक्शन प्रोसेस होगा ही होगा। लेकिन एनवायरनमेंट कैसा, परिवेश कैसा, एनवायरनमेंट यानी कि आपका आसपास का वातावरण कैसा है। अब एनवायरनमेंट का वो मतलब नहीं है जो कि हम पढ़ते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी इकोलॉजी और हवा, पानी, वायु, ये सब नहीं है। एनवायरनमेंट का मतलब है परिवेश, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप किस माहौल में पढ़ाई कर रहे हो। तो वो जो वातावरण है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है शिक्षण कार्य को, ठीक है। आगे क्या बोला है, कई सारे फैक्टर्स हैं इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक प्रभावित करने के लिए। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है शिक्षक से संबंधित कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि आपके टीचर से जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है विषय का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब टीचर के पास में अगर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाएगा। टीचर के पास अगर सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो आपको पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो टीचर का मुख्य काम क्या होता है? पढ़ाना होता है। अगर टीचर पढ़ाना ही सही ढंग से नहीं कर पाएगा तो फिर वो टीचर किस बात का होगा, है ना।
तो यहाँ पे सबसे पहला आपका शिक्षण से जो शिक्षक से जुड़ा हुआ आपका कारक कौन सा है, विषय का ज्ञान। अब इसमें क्या बोला है, शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान और पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बोला है कि बिना अवधारणात्मक स्पष्टता के प्रभावी शिक्षण असंभव हो सकता है। अगर आप विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अगर आप पढ़ाओगे तो आपका शिक्षण कार्य जो है वो प्रभावी कतई नहीं होगा, यानी कि आपका शिक्षण कार्य जो है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है टीचर मस्ट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। आपको अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। बिना डीप अंडरस्टैंडिंग के, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आपका शिक्षण कार्य अप्रभावी हो जाएगा। दूसरा होता है संचार कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। अब टीचर का मुख्य अब की जो कौशल है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी संचार की जो स्किल्स होती है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब टीचर में अगर ये संचार करने का ही कौशल नहीं है तो क्या वो पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा कैसे, बोल के ही तो पढ़ाएगा, संचार करके ही तो पढ़ाएगा। अगर वही कौशल उसमें नहीं है तो शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं हो पाएगा। और जितना टीचर में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी उसका शिक्षण कार्य पे 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, स्वर, शारीरिक भाषा और सुनने की क्षमता बहुत मायने रखती है। तो शिक्षक अगर आप हो तो आपकी क्लियर एक्सप्रेशन होनी चाहिए, आपकी टोन सही होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, और लिसनिंग एबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती है आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि टीचर हो तो सिर्फ खुद की बोले जा रहे हो, बच्चों की सुन ही नहीं रहे हो, किसी दूसरे की नहीं सुन रहे हो, नहीं, सबकी सुननी है, अपनी बोलनी भी है लेकिन सबकी सुननी भी है। बॉडी लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन भी सही होनी चाहिए, टोन भी सही होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके संचार के कौशल में आती है। ये चीजें अगर सही होगी तो शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। फिर है व्यक्तित्व और दृष्टिकोण, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। टीचर की पर्सनैलिटी, टीचर का एटीट्यूड, टीचर का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण जो है वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावी बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ठीक है। सकारात्मक, धैर्यवान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को बेहतर बनाता है। अगर सकारात्मक, धैर्यवान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व है टीचर का, टीचर अगर पेशेंस है, मोटिवेटिव है ना, टीचर अगर पॉजिटिव है, पेशेंस है उसके अंदर, या फिर मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है उसकी, तो क्लासरूम लर्निंग जो है वो काफी ज्यादा एनहेंस्ड होती है। व्यक्तित्व जो है वो अगर टीचर का अच्छा है तो आपका जो वातावरण जो है वो भी अच्छा रहेगा। वातावरण अगर अच्छा रहेगा तो टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा। और चौथी चीज आ जाएगी टीचिंग की स्टाइल, यानी कि शिक्षण की शैली। आपका टीचिंग का तरीका कैसा है, टीचिंग की कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल कर रहे हो, शिक्षण की शैली कैसी है, ये सारी चीजें भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना, चर्चा, उदाहरण का उपयोग शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। आप मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हो, डिस्कशन और एग्जाम्पल के माध्यम से अपने लर्निंग को इंप्रूव कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या करती है, शिक्षण कार्य को प्रभावी करती है और अच्छा बनाती है। ठीक है। तो ये टीचर से जुड़े हुए आपके कुछ कारक थे। सबसे पहले विषय का ज्ञान होना चाहिए टीचर को, फिर संचार कौशल अच्छा होना चाहिए, फिर तीसरा हमने देखा व्यक्तित्व और दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, और लास्ट में देखा शिक्षण की शैलियां और विधियां भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका शिक्षण कार्य जो है वो, टीचिंग जो है वो प्रभावी बन पाएगी। ठीक है। टीचर से जुड़े हुए हमने 4 कारक देख लिए। अब स्टूडेंट यानी कि छात्र से जुड़े हुए कौन कौन से कारक हैं, तो शिक्षार्थी संबंधित कारक हैं आपके। सबसे पहला है रुचि और प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन और इंटरेस्ट। अगर बच्चे में पढ़ने की रुचि होगी, अगर बच्चा मोटिवेटेड होगा तो आपका शिक्षण कार्य जो है वो प्रभावी हो पाएगा। अगर मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने में, ये टॉपिक पढ़ने में आपकी रुचि ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा वेस्ट हो जाएगा। या फिर अगर मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, आप में वो प्रेरणा ही नहीं है कि आप कुछ नई चीज को सीखना चाहते हो, आप कुछ नया जानना चाहते हो, आप में वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा ही नहीं है, तो मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूं, मेरा शिक्षण कार्य कभी भी प्रभावी, कभी भी इफेक्टिव नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है यदि विद्यार्थी प्रेरित हैं तो वे जल्दी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, और वो जल्दी सीखेंगे तो आपका शिक्षण कार्य भी प्रभावी बनेगा। यानी कि इफ स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड दे लर्न बेटर एंड फास्ट। तो बच्चे में रुचि और प्रेरणा जो है वो शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। दूसरा है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चे का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपका दिमाग ही सही नहीं है, आपके घर पर लड़ाई हो रही है, आपके भाई बहन से लड़ाई हो रही है, अपने दोस्त से लड़ाई हो रही है, आपका दिमाग ही सही नहीं है, किसी दूसरे उलझनों में आप पड़े हुए हो, आपका दिमाग ही अगर सही नहीं है तो टीचर चाहे कितना भी पढ़ा ले, आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। और एक होता है शारीरिक हेल्थ, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, आपका सर में दर्द हो रहा है, आज आपके पेट में दर्द हो रहा है, कल आपके हाथ में दुख रहा है, कल आपके पैर में दुखेगा, तो ऐसे करके अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही नहीं है तो टीचर चाहे कितना भी आपको पढ़ा ले, आपका ध्यान पढ़ाई में लग ही नहीं पाएगा, आपका ध्यान आपके सर में, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके मुंह में, इन सब में जाएगा। ठीक है। तो इन सब चीजों से फिर क्या होगा, शिक्षण कार्य कभी भी प्रभावी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है एक स्वस्थ
शरीर और मन ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक होता है। तो आपके पास में स्वस्थ शरीर होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए, जिससे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सको, और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करोगे तो टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आपका शिक्षण कार्य प्रभावी बनेगा। हेल्दी बॉडी एंड माइंड आर इसेंशियल फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है बुद्धि एवं योग्यता, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। अब बच्चे में बुद्धि कैसी है वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि और सीखने की गति अलग अलग होती है, तो बच्चे की बुद्धि कैसी है, बच्चे की सीखने की गति कैसी है, उसका IQ कैसा है, ये सारी चीजें जो है, उसकी लर्निंग की स्पीड कैसी है, ये सारी चीजें आपकी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है, ठीक है। तो छात्र से जुड़े हुए शिक्षार्थी से संबंधित कारक हमने देख लिए। रुचि और प्रेरणा उसके अंदर होनी चाहिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, बौद्धिक एवं योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी शिक्षण कार्य प्रभावी होता है। और फोर्थ है आपका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, ये भी आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। घर का माहौल कैसा है, अभिभावक सहयोग और संसाधन सीखने को प्रभावित करते हैं। आपके पास में कितने संसाधन है सीखने के लिए, आपके पास में गैजेट्स है सीखने के लिए, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में कौन कौन सी तकनीकें हैं, कौन कौन से संसाधन है। अगर वो सारी चीजें आपके पास में है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। अगर वो सारे संसाधन ही आपके पास में नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तो शिक्षण कार्य आपका प्रभावी नहीं बन पाएगा। घर का माहौल अगर अच्छा नहीं है तो क्या पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। घर का माहौल अगर अच्छा है तो माइंड भी फ्रेश रहेगा और दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी। तो इसलिए बोला गया है कि होम एनवायरनमेंट, पेरेंट सपोर्ट और रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। ये चार चीजें हमने देखी, किससे जुड़ी हुई है, ये आपके स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, आपके छात्र से जुड़ी हुई है। थर्ड पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित कारक, यानी कि कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब आपके कुछ विषय वस्तु से जुड़े हुए कारक होते हैं जो कि आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी करते हैं। अब ये विषय वस्तु क्या है, आपका कंटेंट, आप कैसा कंटेंट बच्चे के सामने डिलीवर करते हो, आप कैसा कंटेंट बच्चे को पढ़ाते हो, वो भी काफी ज्यादा आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी करता है। अच्छा कंटेंट रहेगा, अप टू डेट कंटेंट रहेगा, तो शिक्षण कार्य भी अच्छा रहेगा। इंटरैक्टिव क्लासेस लेकर आओगे, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का इस्तेमाल करोगे, आप एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चे को पढ़ाओगे, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस रहेंगी, तो शिक्षण कार्य और प्रभावी होगा। अगर ये सारी चीजें आपकी टीचिंग स्टाइल में नहीं होगी, आपके विषय वस्तु में, कंटेंट में नहीं होगी, तो शिक्षण कार्य उतना ही गिरता जाएगा, खराब होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है विषय वस्तु विद्यार्थी के स्तर के अनुसार प्रासंगिक, नवीन और उपयुक्त होनी चाहिए। कंटेंट मस्ट भी रेलेवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए और बच्चे के लिए सूटेबल होना चाहिए। कौन सी क्लास का बच्चा है, आप किस तरीके के बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो सारी चीजें देख के आपको कंटेंट बनाना है। छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ, बड़ा बच्चा है उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ। साथ ही साथ अगर आप किसी इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ। अगर आपको पता है कि वो बच्चा जो है वो वीक है या फिर उसका वो सब्जेक्ट वीक है, तो उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ। बच्चे का लेवल कैसा है, लर्नर का लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बनाना चाहिए। कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए, प्रासंगिक और अपडेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट और अपडेटेड होना चाहिए। अदरवाइज आपका कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका शिक्षण कार्य कभी भी प्रभावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, बहुत जटिल या पुराना विषय विद्यार्थी की समझ को कम कर देता है। अगर आप आउटडेटेड कंटेंट पढ़ाओगे, अगर मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ जो EMRS के एग्जाम में आपका 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले पूछा जाता था, तो वो 5 साल 7 साल पुराना कंटेंट क्या आज रिलेवेंट है? नहीं। 5 सालों में कितना बदलाव हो चुका है, कितने सिलेबस में चेंजेस आ चुके हैं, तो वो 5 साल पुराना चीज आपकी किस काम आएगी? तो रिलेवेंट अप टू डेट कंटेंट होना चाहिए और बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, बहुत जटिल भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसको पढ़ ही ना पाए। पढ़ ही नहीं पाएंगे तो शिक्षण कार्य वैसे ही आपका खराब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट से जुड़ा हुआ शिक्षण कार्य क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चौथा है पर्यावरण संबंधित कारक कौन कौन से होते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण कैसा? अब भौतिक वातावरण है आपका आसपास का वातावरण, यानी कि बिजली सही होनी चाहिए, लाइट सही होनी चाहिए, आसपास में सारी सही से सुविधाएं होनी चाहिए, तो आपका शिक्षण कार्य प्रभावी हो पाएगा। मैं पढ़ा रही हूँ, पास में से आवाजें आ रही है, कहीं से शादी के गाने बज रहे हैं, आज तो मेरी यार की शादी है, तो क्या ऐसी नॉइस में आप पढ़ पाओगे? अगर मैं पढ़ा रही हूँ, लाइट चली जाएगी, तो क्या अंधेरे में आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो यानी कि हमारा भौतिक वातावरण जो है, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम बैठ के टीचर आपको पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो पर्यावरण है, वो जो वातावरण है, वो एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। अगर अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा तो शिक्षण कार्य प्रभावी होगा ही होगा, ठीक है।
क्या बोला है, कक्षा की रोशनी, बैठने की व्यवस्था, है ना, वेंटिलेशन और शोर का स्तर विद्यार्थी के ध्यान को प्रभावित करता है। कक्षा में रोशनी सही होनी चाहिए। मैं पढ़ा रही हूँ, लाइट चली जाएगी तो क्या सही ढंग से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही हूँ, पीछे वाले बच्चे जो है उनको आपका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है खिड़की का या फिर लाइट का या फिर ट्यूबलाइट का, तो क्या उनको दिखेगा? जब उनको दिखेगा ही नहीं कि मैडम क्या ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, तो वो किस तरीके से पढ़ पाएंगे? तो रोशनी सही होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। क्लास में बैठने के लिए टेबल चेयर ही नहीं है, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कभी नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो 5 मिनट 10 मिनट बैठ पा रहे हैं, फिर वो बार बार खड़े हो रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो रहा है। कोई बोल रहा है कि मैडम मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कोई बोल रहा है मैडम मेरे वहां दर्द हो रहा है। बैठने की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, तो फिर शिक्षण कार्य में ध्यान ही नहीं लगेगा। तो बैठने की व्यवस्था सही होनी चाहिए, वेंटिलेशन सही होना चाहिए और शोर का स्तर जो है, ये सारी चीजें विद्यार्थी को प्रभावित करती है, उसके ध्यान को प्रभावित करती है। अगर क्लासरूम लाइटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, वेंटिलेशन, नॉइस लेवल, ये सारी चीजें सही रूप से होगी तो शिक्षण कार्य जो है वो आपका एकदम सुगम रहेगा, एकदम सही रहेगा। और दूसरा है संस्थानिक वातावरण, यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट। इंस्टीट्यूशन आपकी जो आपकी संस्था है उसका वातावरण भी सही होना चाहिए। संस्था में टीचर और बच्चे जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बीच में लड़ाई हो रही, टीचर्स के बीच में लड़ाई हो रही, आपस में स्टाफ जो है वो लड़ाई कर रहा है, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या वातावरण सही हो पाएगा? स्कूल का, मैनेजमेंट का नहीं हो पाएगा। ऐसे वातावरण में पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो शिक्षण कार्य प्रभावी हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बोला गया है सहयोगी प्रशासन होना चाहिए, आपस में सब सहयोग करके बैठे, सहयोग करके बातचीत करें, काम करें। शिक्षक सहयोग और अनुशासन शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। अब शिक्षक सहयोग के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से अगर करेगा अपना शिक्षण कार्य, तो उससे क्या होगा, शिक्षण कार्य की गुणवत्ता और बढ़ेगी और आपका टीचिंग कार्य जो है वो प्रभावी बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, ये सारे कारक आपके पर्यावरण से संबंधित कारक थे। आगे हम देखते हैं, 5वां पॉइंट है शिक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी, यानी कि टीचिंग एड्स और टेक्नोलॉजी जो है वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है। कैसे? स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ऐसे उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे टीचिंग जो है वो और ज्यादा इंटरैक्टिव बन रही है, बच्चा और ज्यादा भागीदारी दिखा रहा है, सक्रिय रूप से भागीदारी दिखा रहा है सीखने के कार्य में, तो शिक्षण कार्य और प्रभावी बनता है। आप कौन कौन से टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हो, कौन कौन से शिक्षण उपकरण का इस्तेमाल करते हो जिससे शिक्षण कार्य और प्रभावी बनता है, ये भी आपकी टीचिंग के जो फैक्टर्स है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी कि सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स भी आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक भाषा, संस्कृति, आपकी भाषा, आपके मूल्य, ये निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी शिक्षण को कैसे ग्रहण करेगा। आपका कल्चर कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपके मूल्य, आपकी वैल्यूज कैसी है, ये सारी चीजें भी दिखाती है कि बच्चा कैसा है, बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है और बच्चे में सीखने समझने की क्षमताएं जो है या फिर विद्यार्थी में शिक्षण को ग्रहण करने की क्षमताएं कैसी है, ये सारी चीजें भी आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है। ठीक है, तो ये सारा आपका आज का टॉपिक था, जहां पे हमने देखा कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले हमने करा शिक्षक से संबंधित कारक, जिसमें हमने देखा विषय का ज्ञान होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, शिक्षण शैली और विधियां जो है वो सही रूप से होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा शिक्षार्थी से संबंधित कुछ आपके कारक होते हैं, जिसमें पहले देखा इंटरेस्ट और प्रेरणा, रुचि और प्रेरणा होनी चाहिए। दूसरा देखा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तीसरा देखा बुद्धि और योग्यता। फिर और चौथा देखा हमने सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बच्चे की कैसी है, ये भी आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कंटेंट, आपका विषय वस्तु कैसी है, ये भी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है। विषय वस्तु आपकी जटिल नहीं होनी चाहिए, टफ नहीं होनी चाहिए, आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए, प्रासंगिक और नवीन होनी चाहिए, रेलेवेंट और अप टू डेट होनी चाहिए। फिर चौथा हमने देखा पर्यावरण से संबंधित कारक, इसमें हमने 2 कारक देखे। पहला तो भौतिक वातावरण सही होना चाहिए, आसपास में बिजली, लाइट, बैठने की व्यवस्था, रोशनी, वेंटिलेशन, सारी चीजें सही होनी चाहिए। और दूसरा देखा हमने संस्थानिक वातावरण, यानी कि आपकी जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन जो है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो, वो भी सही होना चाहिए, उसमें सही से सहयोग होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, प्रशासन व्यवस्था सही होनी चाहिए, तो शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो और बढ़ती है। ठीक है, फिर हमने 5वां देखा था शिक्षण और उपकरण जो है, आपके जो भी टीचिंग एड्स हैं वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हैं। आप कौन कौन से स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हो, आप कुछ ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हो, आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हो पढ़ाने के लिए, जिससे टीचर और बच्चे के बीच में और ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चे जो है वो सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं अधिगम कार्य में, तो इससे क्या होगा, शिक्षण कार्य और प्रभावी बनेगा। और लास्ट में हमने देखा कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो भी आपके शिक्षण कार्य को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। ये सारे 6 फैक्टर्स
फैक्टर्स हमने देखे, ये सारी चीजें आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए यहाँ पे मैं एक टेबल लेकर आई हूँ। टीचर, लर्नर, कंटेंट और एनवायरनमेंट, इनसे जुड़े हुए कौन कौन से कारक है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप चाहो तो इस टेबल को भी रीड कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऐड करा है। सबसे पहले बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि टीचर से जुड़ा हुआ शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक संबंधित कारक कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं लेकिन वो टीचर से संबंधित होने चाहिए। मोटिवेशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट, सब्जेक्ट नॉलेज या फिर करिकुलम कंटेंट। कंटेंट वाला तो विषय वस्तु में आ जाएगा। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट आपके छात्र से संबंधित कारक है। क्लासरूम एनवायरनमेंट आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ कारक है, लेकिन टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है वो आपका शिक्षक संबंधित कारक है जो कि शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछता है शिक्षार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित करती है क्योंकि इट डिटरमाइंस टीचर सैलरी, इट इन्फ्लुएंस लर्नर्स रिसोर्सेज एंड एटीट्यूड, इट डिसाइड्स स्कूल का स्ट्रक्चर और इट रिड्यूस टीचर्स मोटिवेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लुएंस करता है लर्नर के रिसोर्सेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच फैक्टर इज रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग। भाई टीचिंग के फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक वातावरण से संबंधित इनमें से कारक कौन सा है। सबसे पहले तो क्लासरूम का वेंटिलेशन, फिर स्टूडेंट का आईक्यू, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल और करिकुलम डिजाइन। कम्युनिकेशन स्किल संचार से जुड़ी हुई है, बच्चे का आईक्यू दिमाग से जुड़ा हुआ है, करिकुलम डिजाइन उसके कंटेंट उसके विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। लेकिन वेंटिलेशन हो गया, लाइटिंग हो गई, आपकी नॉइस कैसा है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीजें आपकी भौतिक वातावरण में आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, कक्षा में आईसीटी उपकरणों का उपयोग करना मुख्य रूप से किसे सुधारता है। फिजिकल स्ट्रेंथ को, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, टीचर्स अटेंडेंस को या फिर स्कूल के डिसिप्लिन को। अब अगर आप आईसीटी का इस्तेमाल करोगे, हम अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो शिक्षण कार्य और बेहतर बनेगा। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और उसका एंगेजमेंट जो है वो पढ़ाई में और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रभावी शिक्षण किन कारकों के संयोजन पर निर्भर करता है। एक इफेक्टिव टीचिंग जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। टीचर, लर्नर, कंटेंट या फिर एनवायरनमेंट, टीचर एंड करिकुलम ओनली, लर्नर एंड टेक्नोलॉजी ओनली या फिर सिलेबस एंड एग्जाम ओनली। ये ओनली शब्द जो है इन तीनों ही कथनों को रॉन्ग कर देता है। हमने पढ़ा टीचर के भी कुछ कारक होते हैं, लर्नर के भी कुछ कारक होते हैं, कंटेंट के भी कुछ कारक होते हैं, एनवायरनमेंट के भी कुछ कारक होते हैं। ये सारे कारक जो है वो आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हैं और ये शिक्षण कार्य आपका इन सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए टीचर, लर्नर, कंटेंट और एनवायरनमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करा और पूरी डिटेल में मैंने आपको सारी क्लासेस बता दी कि भाई किस तरीके से आपका टीचिंग का जो आपका स्टाइल है वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, डिटेल में हमने पूरी क्लास को कवर कर लिया है। ठीक है, ये हमारी क्लास थी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको बहुत ही सरल से सरल भाषा में पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश करूँ। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। EMRS को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एग्जाम में कथन बेस्ड सवाल जो है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर से बताना, अपना सजेशन मुझे कमेंट करके जरूर से बताया करो। ठीक है, बाकी अगर आपको हमारे एप्लीकेशन अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और HN अध्ययन का एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कोई भी क्वेरी होती है तो 9450403952 पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स को लेकर कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई अन्य आपकी जनरल भी क्वेरी है तो हमारी टीम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देगी। आप इस नंबर पे हमको कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, अपने व्यूज जो है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।